Hi students, we're gonna discuss descriptive questions MTP December 2024 CA इंटर लॉज के लिए। तो पहला प्रश्न हमारा कंपनीज एक्ट पे है और साफ लिखा है आप एक प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है। स्टार्टअप का स्टेटस मिलता भी प्राइवेट को है, याद रखें। आप मिस्टर पी एज अकाउंट्स मैनेजर बने हैं और बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल हो रही है अकाउंट्स की। फॉर दिस पर्पस किस चीज के लिए? ऑब्वियसली एफएस बोर्ड अप्रूव कर रहा है। आपसे पूछा गया रेफरिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40, जहां हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पूछा गया है कि एडवाइस कीजिए पी को अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम वहां क्लियरली पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता स्टार्टअप को भी नहीं होती, ओपीसी को भी नहीं होती, स्मॉल कंपनी को भी नहीं होती, डॉर्मेंट को भी नहीं होती। तो 2 का 40 में आप 5 बातें पढ़ के आते हो। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, पीएनएल एट द एंड ऑफ द ईयर, और सेक्शन 8 कंपनी के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड लास्ट में नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड अंडर 1 से लेके 4 क्लोज। लेकिन हम यही पढ़ते हैं कि भैया कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। Thereafter, Mr. Ramachandra is a partner in charge and certifies financial statements of A& Associates. तो इससे समझ लीजिए ऑब्वियसली ऑडिट फर्म की बात हो रही है और आप पार्टनर हैं। कहता फर्म अपॉइंटेड होती है ऑडिट फर्म ऑफ बद्री लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी में, लेकिन मिस्टर रामचंद्र जी रिटायर हो जाते हैं अपनी फर्म में से और एक गुप्ता एंड गुप्ता जी को ज्वाइन कर लेते हैं इस डेट से। जनरल मीटिंग होती है बद्री की 15/6/24 को, दैट मीन्स जब आपने गुप्ता जी को ज्वाइन किया, और कंपनी ने अपॉइंट कर लिया गुप्ता एंड गुप्ता फर्म को एज नेक्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एडवाइज बद्री लिमिटेड वेदर द कंपनी हैज अडहेयर्ड टू द प्रोविजंस बाय अपॉइंटिंग गुप्ता एंड गुप्ता। ध्यान से देखो, पहले आप कहां थे? A& एसोसिएट में थे और आप किसके ऑडिटर थे? बद्री के थे। अब बद्री ने किसको अपॉइंट कर लिया? गुप्ता एंड गुप्ता को। लेकिन रामचंद्र जी अब कहां पार्टनर हो गए? गुप्ता एंड गुप्ता में कॉमन पार्टनर आ गया। और कंपनी, डू नॉट फॉरगेट, कंपनी कौन सी है? हमने क्लियरली पढ़ा लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड है तो 139 का 2 लग गया, 139 का 2 क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा आपका टेन्योर 5 बरस होता है, लेकिन अगर आप फर्म है तो 5 के आपको 2 मिल जाते हैं, और उसके बाद कूलिंग पीरियड रखना पड़ता है आपको 5 साल का, राइट? तो दैट मीन्स, लेकिन हम इसी में पढ़ते हैं अगर किसी फर्म का क्या आ गया? कॉमन पार्टनर, राइट? तो दैट मीन्स आप गुप्ता एंड गुप्ता जी में आ गए तो आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए आपके ऊपर कूलिंग पीरियड 5 साल की लगेगी। गुप्ता जी ऑडिटर बन नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगे? इनएलिजिबल। अगला प्रश्न हमारा फेमा पे है और पूछा गया बताइए अप्रूवल आप पेमेंट ऑफ कमीशन 20,000 देना चाहते हैं ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड। तो देखिए हम सेक्शन 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ के आते हैं और रेड विद रूल नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हैं, राइट? तो वहां क्लियरली कहा गया है इस तरह का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना क्या है? प्रोहिबिटेड है, तो आप नहीं भेज पाएंगे ये पैसा। अगला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट पे है। कहता आप एक पब्लिक कंपनी है और कैश क्रंच फेस कर रहे हैं और यूटिलाइज करना चाहते हैं आप जो पैसा डाल रखा है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, क्या ये जस्टिफाइड है? तो क्लियरली हम सेक्शन नंबर 73 के सब सेक्शन 5 रेड विद रूल नंबर 13 में पढ़ते हैं जो आपने ये DRR अकाउंट आपने क्रिएट किया है, ये पैसा किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ आपको डिपॉजिट के रीपेमेंट में इस्तेमाल करना होगा, आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, मिस्टर कौशल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन और वो अपॉइंट हो गए ईडी कंपनी में। जॉब प्रोफाइल क्या है उनका? काम है एडवाइस करना बोर्ड को काफी कंप्लायंसेस स्ट्रेटेजीज वगैरह पे। तो आपसे पूछा गया है बताइए क्या कौशल जी को हम प्रमोटर मान सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, कौशल जी एक चार्टर्ड हैं, साथ में MBA हैं बाय प्रोफेशन, राइट? और नो डाउट आपका काम है बोर्ड को एडवाइस करना। तो जब हम प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर, जिसके अंदर आती हैं 3 बातें, जहां हम कहते हैं ये वो आदमी होता है जिसका नाम दे रखा है कहां? प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। सी, जिसके पास कंट्रोल है एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर वगैरह,
बी एंड सी में क्या है, जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड नाचता है, मीन्स अकस्टम टू एक्ट। लेकिन यहीं पे हम प्रोविजो पढ़ते हैं, हम उस आदमी को प्रमोटर नहीं लेके चलेंगे जो एक्ट कर रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। आप सी के साथ एमबीए है, इसलिए आपकी एडवाइस मानी जा रही है। सो सर हम आपको प्रमोटर मान नहीं सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीसी की डेफिनेशन पूछी गई है पर्सन की, डॉक्यूमेंट की। पर्सन हम 3 का 42 में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, 3 चीजें हम पढ़ते हैं, कंपनी, एओपी, बीवाई, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। डॉक्यूमेंट 3 का 18 में अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जहां हम 4 बातें पढ़ते हैं, मिस, मिस्टर, ऑब्वियसली जहां हम कहते हैं एम से कोई भी मैटर क्या है, written, described, expressed upon, essay on any substance by means of letter, figure, marks, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और which is intended to be used for the purpose of what, recording that matter। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर है। आपका एक स्कूल है, एजुकेशन आप देते हैं, सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन देनी है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल फीस के ऊपर। लेकिन 30 मार्च 2024 को केम टू द नॉलेज ऑफ द सीजी कि स्कूल ने अपने ऑब्जेक्ट्स वायलेट कर लिए हैं, जिसको स्टेटस सेक्शन 8 का मिला था। कहते बताइए इससे रिलेटेड सीजी की क्या पावर है। तो देखिए, जब आप अपना ऑब्जेक्ट वायलेट करते हो, वैसे तो ये पावर सीजी ने आरडी को डेलीगेट की गई हुई है, तो हम यही पढ़ते हैं कि उनकी पावर क्या होती है। एक तो आपका वो लाइसेंस क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिवोक करेंगे, और जो आपको प्रिविलेजेस मिले थे विड्रॉ हो जाएंगे, लिमिटेड वगैरह आपको नाम अपने आगे लगाना पड़ेगा। वैसे रिवोक करने के देखिए हम कई कारण पढ़ते हैं, हम उनमें से एक लेके चलते हैं। आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, एक्ट या एक्ट की प्रोविजंस का, आप फ्रॉडुलेंट काम में इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं में से एक वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आता है, या पब्लिक इंटरेस्ट में विड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा था, आपके प्रिविलेज विड्रॉ हो जाएंगे, आपको पुटअप करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी आपके ऊपर ये रेवोकेशन करने से पहले एक आपको आरओएच देती है, जिसका मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या रिटर्न नोटिस कह लीजिए। और जहां सरकार ने आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, तो आपको वाइंडिंग अप या अमेलगमेशन का ऑर्डर भी दे सकती है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपका अमेलगमेशन किया जा रहा है, तो हम ये भी जानते हैं कि किसके साथ किया जाएगा, कोई और सेक्शन 8 कंपनी कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कंपनीज एक्ट। जर्नल मीटिंग है, प्राइवेट कंपनी की है, 15 अप्रैल 2024 को 3 बजे होनी है। एज पर द नोटिस मेंबर्स हु आर अनेबल टू अटेंड बताया गया है, आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं और प्रॉक्सी फॉर्म दे सकते हैं। और मिस्टर एक्स एक मेंबर है, तो सेक्शन 105 पे क्वेश्चन आ गया, और प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग से 48 घंटे पहले हमें जमा करवाने होते हैं। मिस्टर एक्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी, उसने किसको अपॉइंट किया, वाई को अपॉइंट किया है। ध्यान दीजिएगा 15 अप्रैल को थी, उसने ये प्रॉक्सी फॉर्म 10/4 को दे दिया, तो बहुत बढ़िया, 48 घंटे वाला कोई इश्यू नहीं है। कहते हैं ये 10/4 का था, लेकिन ये कंपनी को दिया गया है 11/4 को, तो 11/4 भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और मेंबर है डब्ल्यू, उन्होंने एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिए हैं, तो हम जानते हैं लेटेस्ट सुपरसीड करेगा। तो उन्होंने एम एंड एन को अपॉइंट किया है, और एम वाला प्रॉक्सी 12/4 को किया है, तो 48 घंटे का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल की मीटिंग है। और एक एन वाला है, वो 14/4 को, माने ये लेटेस्ट है, लेकिन 48 आवर्स वाला तो आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो एन वाला क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेक्शन 105 पे आपका क्वेश्चन है। 48 घंटे वाला मैंने पॉइंट आपको मेन बता ही दिया, और अंत में ये भी बता दिया कि जो एन है वो अलाउड नहीं होगा, एम क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे डायरेक्ट है, आपसे एम्बिगुअस डेफिनेशन के बारे में पूछा गया, और डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट। सो एम्बिगुअस डेफिनेशन का मतलब हम यही कहते हैं, उसे आप डेड लेटर मत बनाइए, उसे आप इंटरप्रेट कीजिए इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब उसे आइसोलेशन में हमें रीड नहीं करना है। क्योंकि मेन फंक्शन ही क्या है, फंक्शन डेफिनेशन का यही है, टू गिव एक्यूरेसी एंड मीनिंग टू अ सर्टेन वर्ड और फ्रेजेस। और डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट में हम यही पढ़ते हैं, व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू बेयर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो आपने क्या देखना है, द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मस्ट बी असर्टेन्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 पॉइंट मैंने बताया था आपको स्लो, एस से स्कीम, 2 से लैंग्वेज, एंड ओ से ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू अचीव।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता कौन लोग होंगे रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 128 के ऊपर आ गया क्वेश्चन, और 4 बातें हम इसमें पढ़ते हैं। पहली बात हम ये कहते हैं एमडी, नंबर 2 WTD अगर वो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस हो, तीसरा CFO, लेकिन किसी और व्यक्ति को अगर जिम्मेवारी दी है बोर्ड ने तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। LLP के ऊपर क्वेश्चन है, स्मॉल LLP जो कि हम पढ़ते हैं 2 का 1 का TA में, जहां हम 2 कंडीशंस लेके चलते हैं। एक कैपिटल जिसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा 25 लाख एंड टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा कितनी 40 लाख। लेकिन एक तरीका और है, वो भी ध्यान रखिए, अगर कुछ और कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उसके हिसाब से भी ये स्टेटस मिल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहली बात हम कहते हैं ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो दे साउंड सिनोनिमस, दे आर इंटरचेंजेबल, बट फिर भी इनमें फर्क है। इंटरप्रिटेशन हम कहते हैं आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू एंड सेंसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच द ऑथर इंटेंडेड, और जबकि कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेप बियॉन्ड है, क्योंकि बियॉन्ड द टेक्स्ट है। तो अगर कोर्ट प्लेन मीनिंग नहीं फॉलो कर पा रही है तो जहां प्लेन मीनिंग नहीं है तो वहां कोर्ट थोड़ा बियॉन्ड जा सकती है ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे सही इंटरप्रिटेशन की जा सके। इसलिए हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, अराइविंग या डिराइविंग ये कंक्लूजन्स, राइट। अगला प्रश्न हमारा फिर से चैप्टर नंबर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट मीटिंग्स वाले पे है। आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में है, 100 आपके शेयर होल्डर हैं और AGM करनी है, कहता 28 सितंबर को करनी है, उस दिन है रक्षाबंधन कह लीजिए, और हरियाणा गवर्नमेंट ने उस दिन छुट्टी डिक्लेयर की है। तो हम कहते हैं नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नेशनल नहीं है तो हरियाणा गवर्नमेंट वाला, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और माना आप हरियाणा के रजिस्टर्ड ऑफिस हो, कंपनी मीटिंग करना चाहती है लोनावाला महाराष्ट्र में, तो हमने कहा था अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आप कहीं भी भारत में कर सकते हैं, तो भारत में ही है लोनावाला महाराष्ट्र में। लेकिन हमने कहा था 100% मेंबर्स कंसेंट दें इन एडवांस, तो कहता 100 में से 98 ने अपनी कंसेंट दी है, तो भैया आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें कंसेंट किसका चाहिए, सभी का चाहिए, इन एडवांस चाहिए। और दूसरा जैसे मैंने नेशनल हॉलीडे बता दिया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए उस वाले दिन तो आप मीटिंग कर सकते हैं जिस दिन हरियाणा गवर्नमेंट ने छुट्टी करी, लेकिन आप लोनावाला में नहीं कर पाएंगे, और रीजन सिंपल है क्योंकि सबने कंसेंट नहीं दी। देन चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, AOC अकाउंट्स ऑफ कंपनी से प्रश्न। आप एक पब्लिक कंपनी है और AGM करना चाहते हैं 30 सितंबर को, जो कि लास्ट डेट वैसे भी होती है अंडर सेक्शन 96, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं अमंग डायरेक्टर्स, तो मीटिंग नहीं कर पाए। कहता है बताइए क्या प्रोविजन होगी विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ FS। तो वो तो आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी ही होती है, मीटिंग हो या ना हो। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, कहां से, लास्ट डेट जिस दिन AGM शुड हैव बीन हेल्ड, और वो आपको फाइलिंग करनी है। लेकिन आपको साथ में लगा के देनी पड़ती है एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस कि क्यों नहीं आपने मीटिंग करी, विद फीस और एडिशनल फीस, राइट। अगला प्रश्न GCA से है, और कहता है कंपनी की एक फैक्ट्री है, नदी के पास में है, और एज पर रिसेंट सेंट्रल एक्ट फैक्ट्रीज मस्ट बी लोकेटेड, कहता है 5 किलोमीटर नदी से दूर हो। डिस्प्यूट अराइज हो गया, इन्वायरमेंटल एजेंसी क्लेम्स दैट द ABC लिमिटेड फैक्ट्री इज 450 किलोमीटर है, इन्वायरमेंटल एजेंसी कह रही है नदी से, जबकि ABC कंपनी कहती है हम तो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। तो आप समझ गए क्वेश्चन किस पे आ गया, और कंपनी जो कह रही है 5.3 किलोमीटर एज पर द रोड डिस्टेंस, राइट, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ अब आपसे पूछा गया है किसका व्यू ओके है, तो हम सेक्शन 11 में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जहां हम सिंपल कहते हैं जब तक कुछ अलग इंटेंशन अपीयर ना कर रही हो, डिस्टेंस टू बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इन्वायरमेंटल एजेंसी का क्लेम कि आप 4.5 किलोमीटर हो, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन पे देखना, हमें रोड पे नहीं देखना, तो ध्यान दीजिएगा यहां आप ये रोड के हिसाब से बता रहे थे, वो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए कंपनी का व्यू करेक्ट हो नहीं सकता। तो एजेंसी अगर डायरेक्ट वे में बता रही है वही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन चैप्टर नंबर 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज चार्जेस के ऊपर। HN एक प्रॉपर्टी खरीद ली है कंपनी से, जो कि ऑलरेडी एक बैंक के पास मोर्टगेज्ड है। नो डाउट उसने HN सेटल कर दिए हैं बैंक के ड्यूज इन फुल,
और वो रजिस्ट्रार के पास भी उसने रजिस्टर करवा लिया है और मॉर्गेज सेटल हो गया है, बट नीदर द कंपनी, ना ही बैंक ने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फाइल किया है आरओसी के पास। क्या एच खुद रजिस्ट्रार के पास जा सकता है कि भैया इसको रिलीज कर दो? तो देखिए सेक्शन 83 में हम रजिस्ट्रार की पावर पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रार बिल्कुल इस तरह से कर सकता है, चाहे कंपनी ना गई हो उसके पास, ना ही लेंडर गया हो, लेकिन उसके पास सबूत होना चाहिए कि हाँ कि जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो गया, होल और इन पार्ट, और प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, उससे रिलीज हो चुकी है, तो वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन इशू कर देगा, राइट। और चाहे उसको किसी भी पार्टी ने क्या नहीं दी है, इंटीमेशन नहीं दी है, और वो 30 दिन के अंदर एक नोटिस देते हुए पार्टीज को इस तरह से कर सकता है, और उसके लिए फॉर्म आता है CHG 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर प्रकाश ने खरीदी है कमर्शियल प्रॉपर्टी इन मुंबई बिलोंगिंग टू कंपनी आफ्टर एन एग्रीमेंट विद द कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मिस्टर प्रकाश को पता चलता है दैट टाइटल डीड ऑफ द कंपनी वॉज नॉट फ्री and the company expressed its inability to get the title deed transferred in the प्रकाश name, contended कि भैया उसे तो नॉलेज होना चाहिए था कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। तो बिल्कुल ठीक बात है, सेक्शन 80 में हम यही पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ द चार्ज, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, जिसका मतलब हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दैट मीन्स प्रोटेक्शन टू द कंपनी, राइट, अगेंस्ट द आउटसाइडर। तो इसलिए 80 में यही पढ़ के चलते हैं कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इसलिए कंटेंशन कंपनी का करेक्ट है। अगला प्रश्न फॉरेन कंपनी के ऊपर है, कहता आप एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आउटसाइड इंडिया हुए हैं, और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एबीसी लिमिटेड एक भारतीय कंपनी के साथ मशीनरी सप्लाई करना था, लेकिन आपकी तरफ से क्या हो गया, एबीसी की तरफ से क्योंकि मशीनरी डिलीवर होने के बाद एबीसी फेल टू मेक द पेमेंट साइटिंग डिफेक्ट इन द मशीनरी। अब ये बाहर की जो XYZ कंपनी है डिस्कवर्ड कि इन्होंने फेलियर है इनका, इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया सर्टेन प्रोविजंस ऑफ ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा इसी पे है फॉरेन कंपनी पे, रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो भैया ये तो आपका डिफॉल्ट हो गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली करवानी थी जैसे आप इंडिया में आते हो। तो प्रश्न ये है XYZ को पैसे नहीं मिले, क्या वो लीगल कार्रवाई कर सकती है एबीसी के खिलाफ या नहीं? तो हम यही पढ़ते हैं सेक्शन 393 के अंदर कि अगर फेलियर होता है कंपनी के द्वारा कंप्लायंस करना हमारे इस चैप्टर का, तो shall not affect the validity of any contract dealing or transaction entered by the company। लेकिन क्या है, कंपनी के ऊपर कुछ डिसेबिलिटीज लग जाएंगी, आप कोई सूट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम वगैरह नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भैया जो भी है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, राइट, लेकिन आप केस वगैरह कर नहीं पाएंगे। डायरेक्ट पर्सन है, फेमा का है, ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन है जो 2 का C में हम पढ़ते हैं, और 4 बातें पढ़ते हैं, 1 ऑथराइज डीलर, 2 मनी चेंजर, तीसरा OBU ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या कोई और आदमी जिसको ऑथराइजेशन दी गई है अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द एक्ट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटीज। करेंसी 2 का H में इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसके अंदर सब कुछ आ गया, नोट्स भी आ गए, पोस्टल भी आ गए, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स, LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन नोट, कार्ड्स या कोई इसी तरह के सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द RBI। तो भैया मेरी तरफ से ये डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होती है। होप सो आपको यूटिलिटी मिले। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।